आप कह रहे हैं कि ये जो कंपैरिजन देने की कोशिश की जाती है, ये आर्गूमेंट ही बुनियादी तौर पर गलत है। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को डिटरमिन करते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अब मैं बेसिक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं, अमूमी तौर पर जो इक्तिसादी अमूर के माहिर हैं, वो इस तरह अपनी टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं कि आम आदमी को उनकी समझ नहीं आती। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कही कि कहीं से इशारा आया और उसके बाद हमारे जो करेंसी की कीमत है वो डाउन हो गई है। अब एक आम आदमी ये सवाल करता है कि ये क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान की करेंसी को इतना उसको कदर करके? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स जो ये हासिल करना चाहते हैं, जिन्होंने ये इशारा किया होगा? पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना, बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, और तो इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों कमजोर करना चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत को? कमजोर करना, बिल्कुल बिल्कुल, दो ओपिनियन है ही नहीं इसमें। मसलन अभी ये पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना, अभी डॉक्टर साहब ये जो जैसे डॉलर की प्राइस है, डॉलर की फ्लाइट है, जो हमारे स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, स्टेट बैंक जो है इस हवाले से कोई रोल भी प्ले नहीं कर रहा, वो IMF से आए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये कंस्पिरेसीज सुनते रहे हैं कि उसको कर्जे में इतना डबो दो, उसकी इक्तिसादी हालत को इतना कमज़ोर कर दो कि जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं पाकिस्तान की, उन पर पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर किया जा सके। डू यू बाई दैट थ्योरी, दैट कंस्पिरेसी थ्योरी? मेरे ख्याल में काफी हद तक लोगों का जो आपने बयान किया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि देखें, जब तक मुल्क में इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं हो सकती है। तो मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप माशी तौर पे भी मजबूत हों। एक कमजोर मईशत वाले मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी कमजोर हो जाती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, सन 2007 का मैं पहले एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। सन 2007 में जितना भी हम रेवेन्यू हम इकट्ठा करते थे, सूबों को उनका शेयर देने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के पास बचता था, वो रेवेन्यू पूरे डिफेंस को फाइनेंस कर सकता था, पूरे इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस कर सकता था, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहें हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सब्सिडीज है, इन सबों को भी काफी हद तक फाइनेंस कर लेता था। हमें थोड़े बोरोइंग करने की जरूरत होती थी। 2018-19 में जितना रेवेन्यू हमारे पास था, सूबों को देने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के पास बचा, वो रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को भी देने के लिए हमारे पास नहीं पूरा हुआ। सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को भी फाइनेंस करने के लिए 53 बिलियन रुपया हमने बोरो किया। नॉट टू मेंशन डिफेंस, entire 1147 बिलियन ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग वाज ऑन बोरोड रिसोर्सेज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और बोरोड रिसोर्सेज, तमाम तरक्याती प्रोग्राम ऑन बोरोड रिसोर्सेज। ये आज है ये पिछले माली साल जहां खत्म हुआ है, हाँ, उस माली साल में भी आप देखें कि जो रेवेन्यू हम हासिल करते हैं सूबों को देने के बाद जो बचता है, वो इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस करता है और तकरीबन 59% डिफेंस को फाइनेंस करता है। तो अभी भी तकरीबन 40 से ज्यादा % जो डिफेंस है वो बोरोड रिसोर्सेज पे है, तरक्याती प्रोग्राम बोरोड रिसोर्सेज पे है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बोरोड रिसोर्सेज पे है, जो हम सब्सिडी दे रहे हैं बोरोड रिसोर्सेज पे दे रहे हैं। तो इन सबों को करने के लिए आपको कर्जों की जरूरत होती है और आप फिर डेट में डूबते चले जाते हैं। तो आज हम अगर 40% बोरो कर रहे हैं डिफेंस को फाइनेंस करने के लिए, कल हो सकता है इसी रफ्तार से जो हमारे डेट बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट को जो बढ़ाया जाता है, जिससे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है, तो कल हो सकता है कि ये हम 30% भी अपने डिफेंस को फाइनेंस ना कर सकें। कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि इंटायर डिफेंस भी बोरोड रिसोर्सेज पे हो। तो जब किसी मुल्क के डिफेंस बजट जो है वो बोरोड रिसोर्सेज पे हो, तो उस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी आप सोचें कि क्या बहुत मजबूत होगी। डॉक्टर साहब, ये सब कुछ 18वीं तरमीम के बाद हुआ, अब इसको रोका कैसे जाए?
18वीं तरमीम जो है वो एक बहुत क्रिटिकल मतलब इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सूबों के पास बहुत ज्यादा पैसा चला गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है और रिसोर्सेज सूबों के पास चला गया है। रफली जितना भी इकट्ठा हम करते हैं एफबीआर वाले, उस 60% सूबों को चला जाता है, 40% हुकूमत के पास बचता है। और हुकूमत की जिम्मेदारियों में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जैसे डेट पेमेंट करना है, डेट की अदायगी करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट की अदायगी करनी है, हमने डिफेंस को फाइनेंस करना है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देनी है और भी बहुत सारे काम करने हैं, तरक्याती प्रोग्राम चलाने हैं। उसके लिए पैसे नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास में। तो ये इम्बैलेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है नेशनल फाइनेंस कमीशन की वजह से, जो 2010 में शौकत तरीन साहब ने, जिसके जो उस वक्त के हेड थे एनएफसी के, ये उनकी सरबराही भी हुआ है। मैं अपील करूंगा आपके प्रोग्राम से शौकत तरीन साहब को कि जो वहाँ एनामलीज क्रिएट हुई हैं, खुदा के वास्ते उनको रिव्यू करें। इसमें बहुत गुंजाइश है रिव्यू करने के लिए, इसको ठीक किया जा सकता है पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। यहाँ तक कि IMF ये कहता है कि पाकिस्तान के ये जो निज़ाम है NFC का, नेशनल फाइनेंस कमीशन का, ये इतना ज्यादा इम्बैलेंसेस है शायद दुनिया में ऐसा ना हो। ये IMF के बकौल में कह रहा हूँ। और मैं भी समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल कि इस NFC अवार्ड के रहते हुए पाकिस्तान में कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। इसमें इनहेरेंट डिफिकल्टीज है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो गए हैं, क्योंकि हमने जल्दबाजी में ये सारा काम किया था। 3-4 महीने में हमने ये सब कर दिया ताकि ये दिखाने के लिए कि देखें पिछले जो फौजी हुकूमत थी मुशर्रफ साहब की, वो तो कुछ नहीं कर सकी, सिविलियन हुकूमत आई और सिविलियन ने ये कर दिया। लेकिन उसने जो मुसीबत कर दी है पाकिस्तान पे, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो मैं अपील करूंगा आपके इस प्रोग्राम से शौकत तरीन साहब से कि अब आप इसको जो एनामलीज हो चुके हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके रहते हुए कभी भी पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। अच्छा, मेरे भी बहुत सारे हैं, मैं लिखता रहा हूँ, देता रहा हूँ। अगर उनको जरूरत पड़ेगी मैं अपना जो पेपर है वो उनके सामने पेश कर दूंगा कि इसको पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कैसे आप इसको बेहतर कर सकते। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करूंगा, फिर मैं, हमारे कोलीग हैं हमजा, मैं वो अगर आपसे सवाल करना चाहें। आपने IMF की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस वक्त एक प्रेशर जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ऑटोनॉमी है उसके हवाले से है कि उसका जो मॉनेटरी बोर्ड है, उसका जो फिस्कल बोर्ड है, उसको अबॉलिश कर दिया जाए और जो चेयरमैन है स्टेट बैंक के, सदर जो हैं, उनको बेपनाह उनको गवर्नर साहब को वो दे दी जाए, इख्तियारात दे दिए जाएँ। यानी इतनी ऑटोनॉमी जिसका कम अज़ कम, मैं तो एक बहुत ही कम इल्म आदमी हूँ, लेकिन मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती जितनी ऑटोनॉमी वो स्टेट बैंक के लिए मांग रहे हैं। ये इस पर अगर आप कुछ तबसरा फरमा सकें कि इसका पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, ये IMF के अभी जो चल रहा है, ये वन ऑफ द सोर पॉइंट है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी। मैं इससे पहले भी ये इशू उठ चुका था 4-5 महीने पहले, जब हफीज शेख साहब ने ये कैबिनेट से इसकी अप्रूवल ले ली थी और उसके बाद बहुत हाहाकार मचा और मैं भी उसमें काफ़ी मैंने बताने की कोशिश की पाकिस्तानी कौम को। देखें, अगर इसको इसी तरीके से अगर पास कर दिया जाए तो आप ये समझ लें कि स्टेट विद इन स्टेट हमने बना देना है। गवर्नर स्टेट बैंक जो होगा वो एक वायसराय होगा, जैसे पुराने ज़माने में वायसराय होते थे, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड फला फला, तो ये भी लॉर्ड हो जाएंगे हमारे गवर्नर साहब भी। तो इसमें बेइंतहा पावर दे दिए गए हैं और यह है कि ये जवाबदेह भी नहीं होंगे। आप सोचें कि 220 मिलियन की आबादी वाला मुल्क और उसका एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसको उसके अपने मुल्क का सेंट्रल बैंक जवाबदेह नहीं होगा। ना वो उससे पूछ सकता है कुछ, ना ये उनको बताने के लिए उनकी मर्जी बताएं ना बताएं। IMF का बोर्ड जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है वो IMF के बोर्ड का मेंबर भी होता है। लिहाजा हमारा गवर्नर जो होगा वो IMF को बोर्ड को
तो जरूर रिपोर्ट करेगा। वो हुकूमत पाकिस्तान यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्ट नहीं कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो भी अगर ये करना चाहें, ना मुल्क का नैब इनके तरफ हाथ बढ़ा सकता है, ना मुल्क के FIA कर सकती है, ना सूबाई हुकूमतों में जो भी इस किस्म के इदारे हैं, गवर्नर क्या, डिप्टी गवर्नर क्या, बल्कि उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस मुल्क के वजीर आजम को आप सुप्रीम कोर्ट में बुला के कटहरे में तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं कर सकते, ना बुला सकते हैं, ना कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। तो आप बताएं कि हम किस निज़ाम के, हम क्या करने जा रहे हैं कि मेरे नज़दीक ये बिल्कुल फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को खो देने वाली चीज़ है। लिहाजा हमें इसमें रिफॉर्म की गुंजाइश है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि इसको अगर आपने बेहतर करना है तो कैसे किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो आज़ाद नहीं है। आज़ादी से क्या मतलब होता है कि क्या वो हर चीज़ से आज़ाद हो जाए? देखिए, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है ये थाईलैंड के जो बैंक ऑफ थाईलैंड है उससे बहुत ज़्यादा आज़ाद है। पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है ये बैंक ऑफ अर्जेंटीना से बहुत ज़्यादा आज़ाद है, बैंक ऑफ चिली से बहुत ज़्यादा आज़ाद है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक उतना ही आज़ाद है मोर और लेस जितना कि मलेशिया का सेंट्रल बैंक आज़ाद है, बैंक नगारा मलेशिया। हाँ, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जापान से कम आज़ाद है। तो जब हम जापान की तरह पावरफुल इकोनॉमी बन जाएंगे तो हम स्टेट बैंक को भी आज़ादी दे देंगे उसी हिसाब से। लेकिन हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब मिलकर काम करते हैं। कोई कंपार्टमेंट में पॉलिसीज नहीं बनती है। हमने सब ने मिलकर इस तरक्की पजीर मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क हमने बनाना है। तो ये इस तरीके से तो ये नहीं हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल इसमें एग्री नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं तो हुकूमत को सजेस्ट करूंगा कि आप चंद लोगों की एक कमेटी बना दें, टेक्निकल कमेटी, वो इसको रिव्यू कर ले कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कितना आज़ाद है और कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है गुंजाइश। मैं बता सकता हूं कि क्या इसमें गुंजाइश है, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।